रात के वक्त दिव्या के हाथ लगातार लैपटॉप की कीबोर्ड पर चल रहे थे, लेकिन उसी वक्त उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वह तुरंत लैपटॉप को बंद करके साइड टेबल पर रख देती है। दरवाज़ा इतना करते ही वह अच्छे से बैठकर दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाज़ा खोलकर आदित्य अंदर आता है और उसके अंदर आते ही दिव्या के होठों पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आदित्य एक नज़र दिव्या को देखता है और फिर सीधे वॉशरूम में चला जाता है। आदित्य का ऐसा रिएक्शन देखकर दिव्या का तो मुंह ही बन जाता है। कुछ ही देर में आदित्य बाहर आता है, फिर दोनों साथ में डिनर करते हैं। आदित्य के लेटते ही दिव्या उससे लिपट जाती है। आदित्य दिव्या के माथे को चूमकर अपनी आँखों को बंद कर लेता है। दिव्या आदित्य के सीने में सिर रखकर खोए हुए ही कहती है, मिस्टर हस्बैंड, अगर मैं आपसे कुछ छुपाऊं तो क्या आप बुरा मान जाएंगे? आदित्य अब आंखें खोलकर दिव्या को देखता है, जो बालकनी की तरफ नजरें डालकर उससे बात कर रही थी। आदित्य दिव्या को अपने ऊपर करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? दिव्या तुरंत हड़बड़ाते हुए आदित्य से नजरें हटाकर कहती है, नहीं तो मैं तो बस पूछ रही हूँ। अगर मैं ऐसा करूँगी तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? डांटोगे तो नहीं या गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? आदित्य अब गौर से दिव्या के चेहरे को देखता है। दिव्या के चेहरे से साफ साफ पता चल रहा था कि दिव्या कुछ तो छुपा रही है। काफी देर तक दिव्या आदित्य की आंखों से आंखें नहीं मिलाती, तो आदित्य दिव्या को पलटकर सीधा उसके होठों को चूमने लगता है। दिव्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। आदित्य आंखें बंद करके बहुत ही सॉफ्टली दिव्या को किस करने लगता है। दिव्या की आंखें भी बंद हो जाती हैं और वह भी आदित्य का साथ देते हुए उसे किस करने लगती है। दोनों की किस वक्त के साथ डीप होने लगती है। करीब आधे घंटे तक किस करते रहने के बाद आदित्य दिव्या के होठों को छोड़कर उसे ही देखने लगता है। दिव्या भी आदित्य को देखती है। आदित्य दिव्या की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहता है, कुछ भी करना लेकिन सोच समझ के। मैं तुम्हें बिल्कुल भी फोर्स नहीं करूँगा कि तुम सब कुछ मुझे बताओ, लेकिन जो भी करोगी तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। अगर मुझे ये पता चला तो मैं तुम्हें डांटूंगा भी, नाराज़ भी हो जाऊंगा और तुम पर गुस्सा भी करूंगा। दिव्या के चेहरे पर एकदम से परेशानी झलक उठती है। वह परेशानी को छिपाने की कोशिश करते हुए अपनी आंखें बंद करके आदित्य के पीठ पर अपने हाथ कस लेती है। आदित्य दिव्या के दोनों पलकों को चूम कर कहता है, आई ट्रस्ट यू वाइफी, कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। यह सुनते ही दिव्या अपनी आंखों को कसकर मींच लेती है। दिव्या का रिएक्शन देखकर आदित्य तो समझ जाता है कि दिव्या जरूर ही कुछ ऐसा छिपा रही है जो उसके लिए ही खतरा है। यह समझते ही आदित्य का चेहरा डार्क हो जाता है। वह जल्दी से उसके ऊपर से हटकर सीधे कमरे से निकल जाता है। दिव्या आंखें खोलकर देखती है तो आदित्य वहां से जा चुका था। दिव्या जल्दी से अपना फ़ोन कॉल
करती है लेकर। उधर से कॉल रिसीव होते ही दिव्या कहती है, इमीडिएटली मुझे रिजल्ट चाहिए। उधर से परेशानी भरी आवाज़ आती है, मैम यू नो इट्स इम्पॉसिबल। हम कोशिश कर रहे हैं पर आपके बिना यहाँ बात आगे ही नहीं बढ़ रही है। दिव्या तुरंत जवाब देती है, तुम भी जानते हो कि मैं वहाँ नहीं आ सकती। उधर से अब कोई जवाब नहीं आता। दिव्या एक सख्त लफ्ज में कहती है, इन्फॉर्मेशन बाहर किसी भी हालत पर लीक नहीं होनी चाहिए। उधर से जवाब आता है, यस मैम। दिव्या कॉल कट करके टेबल पर रख देती है। उधर आदित्य कॉल पर स्पीक। उधर से आवाज़ आती है, आई एम सॉरी सर, मैम का लैपटॉप और फ़ोन दोनों ही हाईली सिक्योर हैं। हम इतनी जल्दी हैक नहीं कर सकते। कुछ टाइम दीजिए, हम तब तक कर लेंगे। आदित्य सख्त आवाज़ में कहता है, जो करना है जल्दी करो। इतना बोलते ही आदित्य कॉल को कट कर देता है। दिव्या कमरे में आदित्य के आने का इंतज़ार कर रही थी कि तभी आदित्य कमरे में आता है और सीधे बेड पर जाकर लेट जाता है। दिव्या उसे देखने लगती है कि आदित्य दिव्या को कमर से खींचकर अपने करीब कर लेता है। दिव्या बस उसे देखती ही रहती है। आदित्य आंखें बंद करके ही कहता है, इतना मत देखो वाइफी, वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, फिर तुम्हें ही भारी पड़ेगा। यह सुनते ही दिव्या को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि उसे लगा था कि आदित्य उससे गुस्सा है। दिव्या आदित्य से लिपटकर मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है और कुछ ही देर में सो जाती है। आदित्य आंखें खोलकर दिव्या को देखता है, फिर उसका फ़ोन और लैपटॉप को ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन पासवर्ड उसे पता नहीं था। कुछ पासवर्ड ट्राई करने का भी लॉक ओपन नहीं होता। तो अब आदित्य हार मानकर लैपटॉप और फ़ोन दोनों को रख देता है और लेटकर दिव्या को देखते हुए अपने मन ही मन कहता है, प्लीज़ वाइफी डोंट डू दिस। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी पाऊँगा, फिर भी ऐसे खतरे मोल ले लेती हो जो तुम्हारी जान पर आ जाती है। अगली सुबह ऑफिस में आदित्य परेशान होकर चेयर पर बैठा हुआ था। उसे बार बार दिव्या की बातें और रिएक्शन ही याद आ रहा था, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब था। कुछ सोचते हुए वह छाया को कॉल करता है। कुछ ही पल में छाया कॉल को रिसीव करती है। आदित्य तुरंत इंस्ट्रक्शन देता है, नाउ गो टू माई रूम एंड चेक व्हाट वाइफी इज डूइंग। और याद रहे, उसे पता नहीं चलना चाहिए। इतना बोलते ही वह कॉल को कट कर देता है। कुछ देर बाद छाया का कॉल आता है। आदित्य तुरंत कॉल को रिसीव करके अपने फ़ोन को कान में लगाता है। उधर से छाया कहती है, सर मैम लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रही हैं। उनका फेस बहुत ही ज़्यादा सीरियस है एंड हैरानी की बात यह है कि किसी के आते ही मैम तुरंत लैपटॉप को बंद कर देती हैं। आदित्य ओके बोलकर कॉल को कट करता है। आदित्य लैपटॉप की स्क्रीन पर देखता है, जहां उसके कैमरे का सीसीटीवी फोटो बंद पड़ा हुआ था। मतलब जाहिर सी बात थी कि किसी ने कैमरे को डिस्ट्रॉय कर दिया था। वहीं तिरुपति में
पूजा के लिए सारी तैयारियों के साथ तरुणा देवी मंदिर के पवित्र पानी की तरफ बढ़ रही थी। पृथ्वी पहले से ही पानी के पास उपस्थित थे। विकासा और माया तरुणा देवी के कुछ दूरी पर थीं। तरुणा देवी जा ही रही थी कि तभी उन्हें कोई धक्का देता है। धक्के के साथ ही गन की एक तेज आवाज पूरे मंदिर में फैल जाती है। इस वजह से हर तरफ हलचल मच जाती है। तरुणा देवी को पृथ्वी संभाल लेते हैं। सबकी नज़र सामने जाती है जहां प्रीत के सीने पर गोली लगी थी और वह जमीन पर गिरी हुई तड़प रही थी। यह देखकर तरुणा देवी जल्दी से उसके पास जाती हैं और बॉडीगार्ड को तुरंत उठाने के लिए कहती हैं। पृथ्वी उस शूटर को खोजने का इंस्ट्रक्शन देते हैं। अब सब कोई हॉस्पिटल में मौजूद थे। प्रीत को तुरंत ऑपरेशन थिएटर पर लेकर जाया जाता है। एक नर्स बाहर आकर कहती है, पेशेंट का ब्लड काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है, इन्हें A+ ब्लड चाहिए। तरुणा देवी तुरंत आगे आकर कहती हैं, हमारा O+ ब्लड है। नर्स तरुणा देवी को लेकर जाती हैं। कुछ ही देर में प्रीत का ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है। तरुणा देवी लगातार ऑपरेशन थिएटर को ही देख रही थी। उन्हें बार बार प्रीत का बचाना ही याद आ रहा था। अगर उस वक्त प्रीत बीच में नहीं आती तो वह गोली सीधा का सीधा तरुणा देवी पर ही चलने वाली थी। करीब 1 घंटे बीत जाते हैं लेकिन अब तक दरवाज़ा नहीं खुलता। लैसिंग, शंकर और नीलम लगभग दौड़कर ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंच जाते हैं। उन्हें प्रीत की असिस्टेंट ने यह इन्फॉर्मेशन दी थी। नीलम सीधा विकासा के पास जाकर घबराते हुए कहती हैं, बिस मेरी बच्ची कैसी हैं? उन्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आई ना? विकासा एक नज़र तरुणा देवी की तरफ देखती हैं, फिर नीलम को संभालते हुए कहती हैं, नीला तो चिंता मत करो, उन्हें कुछ नहीं होगा। लैसिंग और शंकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही देख रहे थे। करीब 1 घंटे बीत जाने के बाद डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, अच्छा हुआ आप लोग इन्हें जल्दी लेकर आए, वरना थोड़ी भी देर होती तो इनकी जान जा सकती है। अभी घबराने वाली कोई बात नहीं है, पेशेंट बिल्कुल ठीक है। शंकर तुरंत कहते हैं, क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर जवाब में कहते हैं, जी अभी नहीं मिल सकते, पेशेंट को जब वार्ड में शिफ्ट कर देंगे तब आप मिल सकते हैं। इतना बोलते ही डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। अब सभी की नज़र तरुणा देवी पर ही टिक जाती है, जो अब तक ऑपरेशन थिएटर की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर तक तो वह वैसी ही देखती रहती हैं, फिर बिना किसी पर ध्यान दिए हुए वह सीधे वहां से चली जाती हैं। विकासा नीलम जी को देखते हुए कहती हैं, आप अपना ख्याल रखना नीला। इतना बोलते हुए वह भी उठ जाती हैं। पृथ्वी, विकासा और माया भी वहां से चले जाते हैं। कार चल रही थी और तरुणा देवी सीट पर टेक कर आंखें बंद किए हुए थी। उनके कानों में बार बार डॉक्टर की कही हुई बातें ही गूंज रही थी। अगर थोड़ी देर भी हुई होती तो उनकी जान भी जा सकती है। सभी होटल पहुंच जाते हैं। तरुणा देवी बिना कुछ कहे ही सीधा अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती हैं। पृथ्वी, विकासा और माया भी अपने अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं।
तरुणा देवी सोफे पर काफ़ी शांति से आंखें बंद किए हुए अपने कमरे में बैठी हुई थी। उनके आंखों के सामने एक धुंधला सा मंजर दिख रहा था, जिस पर एक लड़की चीख चीख कर कह रही थी, तुम राठौरों की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया। नफरत है मुझे तुम्हारे खानदान से। उसके साथ ही उसके सामने एक पागलपन सामने नजर आ रही थी। एक लड़का अपने सामने खड़े लड़के पर चिल्लाते हुए कह रहा था, प्रबल, तारू मेरी पत्नी है तो उसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते। सामने खड़ा लड़का यानी प्रबल जुनूनियत से कहता है, मुझे तेरी पत्नी से ही मोहब्बत हो गई है। तो सोच नहीं सकता, जब से मैंने उसे देखा है बस उसे ही पाने की चाहत है। वह इतना ही बोलता है कि उसके गालों पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है और एक गुस्से से भरी हुई आवाज़ आती है, तेरा दिमाग खराब है? अरे कुछ तो शर्म कर, तेरी पत्नी है और बच्चे भी हैं। प्रबल हंसते हुए कहता है, अरे तू पीना यार, तुझे तो अच्छे से पता है मेरी शादी ज़बरदस्ती की है और मुझे अपनी पत्नी से कोई मतलब नहीं है। उसे पत्नी का हक चाहिए था तो मैंने दे दिया। माँ को बच्चे देखने की इच्छा थी तो मैंने दे दी, पर मेरी चाहत तो सिर्फ तेरी पत्नी है। यह सुनते ही सामने खड़ा लड़का उसे बुरी तरह से मारने लगता है। दोनों के बीच की लड़ाई एक लड़की देख रही थी। अचानक से प्रबल उसे लड़के को धक्का देकर गन निकाल कर कहता है, जब तक तू है तेरी पत्नी मेरी कभी भी नहीं हो सकती। अगर तू ही ना रहा तो। इतना बोलते ही वह गोली चला देता है। गोली जाकर सीधे सामने वाले लड़के के सीने पर जा लगती है। उसी वक्त एक तेज चिल्लाने की आवाज़ आती है, बीरेन जी। प्रबल सारी गोलियां एक एक करके बीरेन के सीने पर उतार देता है। एक लड़की भागकर बीरेन के पास जाकर बैठ जाती है और फिर रोते हुए कहती है, बीरेन जी, ये आपको क्या हो गया है? प्लीज़ उठिए ना। बीरेन अपनी सांसों को थामते हुए संभालते हुए कहता है, आई एम सॉरी तरु, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर जीने का वचन पूरा नहीं कर पाया। इतना बोलते ही उसकी सांसें थम भी जाती हैं। तरु यानी तरुणा देवी रोते हुए बीरेन के गले लग जाती हैं। वहीं यह खबर आग की तरह फैल जाती है कि प्रबल ने बीरेन को मार दिया। वहीं प्रयागराज प्रीत के परदादा उसी वक्त वहां पहुंच जाते हैं और प्रबल को पीटते हुए हवालात में बंद करवा देते हैं। राठौर परिवार का हर एक सदस्य तरुणा देवी की तरफ बढ़ने लगता है। तभी तरुणा देवी जोर से चिल्लाती है, रुक जाइए सब, यहाँ आकर मुझे तसल्ली देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम राठौरों की वजह से मेरा पूरा परिवार बर्बाद हो गया है। मुझे नफरत है तुम्हारे इस खानदान से। दूर रहिए मुझसे और मेरे परिवार से। आज से हमारे परिवार के बीच ना तो कोई रिश्ता होगा और ना ही कभी मैं बनने दूंगी। अगर कोई रिश्ता होगा तो वो सिर्फ दुश्मनी का रिश्ता होगा, सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी का। इतना बोलते ही वह फिर एक बार रोते हुए बीरेन जी के गले लग जाती हैं। पूरा राठौर परिवार शर्मिंदा हुए बस तरुणा देवी जी को ही देखे जा रहे थे। दर्दों के इस मंजर को याद करते ही तरुणा देवी जी के आंखों में आंसू बहने लगते हैं।
आंसू गालों से होते हुए टपकते ही जा रहे थे।